कुछ लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं आप लोगों का टेस्ट कैसे गया। मेरे पास आपकी टेस्ट कॉपीज आई हैं, बड़ी लेट पहुंची हैं। थोड़ा लेट हो गई है, कुछ इशू था जिसकी वजह से पता नहीं क्यों मामला लेट हुए। बहरहाल मेरे पास आपकी कॉपीज ज्यादा दिन नहीं हुए, आ गई हैं। बताएं कैसा परफॉर्मेंस रही आपको टेस्ट। जी, हाउ वाज योर टेस्ट? जी, टेस्ट कैसा रहा? देखिए, टेस्ट के अंदर टाइम मैनेजमेंट में आपको मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर पेपर के अंदर 6 सवाल आते हैं, 7 सवाल आते हैं, आपकी टोटल क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कितने थे पहले ये बताएं। मैंने 12 देखा है, मुझे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दें। जी, 4। पासिंग मार्क्स कितने? पासिंग मार्क्स कितने? 50। सही है ना? अच्छा, आप लोग दिखाने हो गए अपनी, दिखाने गए हो गए अपनी परफेक्शन। अपनी परफेक्शन कभी भी नहीं दिखाओ। इस ये अरमान को दिल से निकाल कि आपको अपनी परफेक्शन दिखानी है। आप कोशिश करो कि आपको मैक्सिमम अच्छे से अच्छा 70 मार्क्स का पेपर करके आना है, जो कंफर्म है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा रुक जाओ। पेपर में डाइव करने से पहले, पेपर में हमेशा पेपर को शुरू करने से पहले थोड़ी देर रुक जाओ, और 4 सवाल आते हैं तो उसमें से 2 उठा लो, जो सबसे आसान तरीन। सबसे पहले वो करो। कम से कम आपकी 4 सवालात में से 3 सवालात आपको पास करवा दे, ऐसे वो 3 सवालात निकाल। चौथा हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ, जितना हुआ, क्योंकि हमें पता है कि हमसे पूरे सवालात नहीं होते। अपनी कमजोरी पहचानो। कामयाब हुए इस पेपर में, बल्कि हर पेपर में, जो अपनी कमजोरी पहचानो। बेटा, अपनी कमजोरियां पहचानो। हमसे इतने सवालात नहीं होते, तो आप क्या करो? 3 सवालात वो उठा लो जिससे आपको पता है कि 50% मार्क्स आ जाए। बस उस पर जान मारो। वो 3 सवालात ने आपको 50% मार्क्स दे दिए, तो चौथे पे जितना टाइम बच गया वो लगा। उससे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये कामयाबी है और कुछ नहीं है। आप जब तक हम अपनी कमजोरियां नहीं पहचानेंगे ना, हम कहेंगे यार हम 100%, 80% सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट सीएम लेके आएंगे। सीएम वीएम के चक्कर में नहीं पड़ो। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसी हमारी आपस की, जो हमारा टीचर्स का ग्रुप है, इस पे यही बात हो रही थी। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा भाई, आप मेरे लिए मेरे सारे स्टूडेंट्स पास हो जाए ना, सारे मुझे कहे ना, सारे 100% पासिंग रिजल्ट आया है, ये मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बन इस बात की कि मुझे कोई ये कहे कि मेरे माशाल्लाह सारे स्टूडेंट फेल है और सिर्फ एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है। मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट है, कि अब रखिए अपने पास। मुझे मेरे सारे बच्चे पास चाहिए बस। मेरा ये अरमान। मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट किसी का भी। आपका भी यही होना चाहिए, वो पास होना है। चले। अच्छा। आज हम देख रहे हैं, आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमने वेरिएंस में नहीं किया, लेकिन फिर मैंने जो मैं बात कर रहा था वो बात समझा दूं। देखिए सिस्टर, आपने जो बात की है, प्रेजेंटेशन अच्छी होना जरूरी है या सिंपल विदाउट हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग कि एज लॉन्ग एज मैं इसको इस तरह से समझाऊं, क्या मैं कोई हेडिंग्स बनाता हूँ आपके सामने पेपर्स में? आप एक चीज को सॉल्व कर रहे हो, तो कम से कम आप इतने मिनिमम वर्ड्स उसके ऊपर लिख दें, 2 से 3 वर्ड्स के, कि आप ये कर। ठीक है? क्योंकि देखिए, जब आप काम कर रहे होते हैं ना, जब आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको खुद को, अपने आप को भी, अपना पीछे का ट्रैक भी बनाना होता है, अपनी ट्रेल बनानी होती है। समझ में आ रहा है? आपको अपनी ट्रेल बनानी होती है कि मेरे से कोई मेरी वर्किंग छूट ना जाए। कोई काम की वर्किंग मैंने कैलकुलेटर पे की है, तो उसका आंसर मैं अपने पास लिख लूं, ताकि जब मैं अगली वर्किंग में उस फिगर को कैलकुलेट यूज करूं तो वो मेरे लिए मौजूद हो। आपको बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? अपनी आसानी करो।
एग्जामिनर की, और एग्जामिनर की जिंदगी कैसे आसान होती है कि आपने कोई मिसाल के तौर पर एग्जामिनर के लिए कोई रिक्वायरमेंट का आंसर आ गया, कोई रिक्वायरमेंट का आंसर आ गया, तो वो कहोगे ये इसका आंसर, ये पहली रिक्वायरमेंट का तेरा आंसर ये रहा। आपने बॉक्स बना दिया रिक्वायरमेंट के साथ, आंसर हो बी, आंसर हो बी, आंसर हो बी, सी, आंसर हो डी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। और उसकी आसानी है यहाँ तक कि उसको बताओ कि ये, या अच्छा उसको ये भी बताओ कि मैंने ये पार्ट शुरू कर दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। मैं जब मॉक्स वगैरह जब दूसरी बॉडीज के हैं जहाँ चेक करता हूँ, उसमें यही मसले मसाइल आते हैं कि स्टूडेंट जो है ना सबसे पहले रेफरेंस देना भूल जाता है। फिर पता कैसे चलेगा कि उसने दूसरा सवाल शुरू कहाँ से किया। अच्छा फिर एक और बात, एक बात और भी कीजिएगा खास तौर पर, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो या कोई भी खुद क्वेश्चंस आंसर कर रहे हो, बेटा एक चीज सोचा करो कि कौन सी चीज बी में जानी है, कौन सी चीज ए में जानी है। ये पेपर चेकर्स का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो चीज बी में जानी जाए, जानी हो, बी के रिक्वायरमेंट का पार्ट हो, अगर वो आप ई में डाल दोगे तो ट्रस्ट में आपको वो एक भी नंबर नहीं देगा। ऐसा होता है बाज़ का। तो आप कोई कैलकुलेशन या कुछ चीजें कर रहे होते हो तो आपको ये डिसाइड करना होता है कि ये वाली कैलकुलेशन किसका पार्ट होना चाहिए, ए का पार्ट होना चाहिए, ये बी का पार्ट होना चाहिए। लेकिन बाद में फ्रॉम हाइंड साइड जब आप काम कर चुके हो तो आपको पता चलता है नहीं है इस तरह का। अगर कभी ऐसा हो जाए ना कि आपको लगता है कि आपने कोई बी की कैलकुलेशन ए पार्ट में डाल दी है, तो बी में रेफरेंस क्रिएट कर दो कि ये वाली जो कैलकुलेशन बी की कैलकुलेशन दी है मैंने पार्ट ए में कर दी, तो उसको प्लीज वहां से जाके देख लो। अब पेपर चेकर फंस गया, अब वो आपके नंबर नहीं काट सकता। अब स्टूडेंट बन गया स्मार्ट, उसने रेफरेंस दिया ना जाके ये चीज तुमने वहां से जाके देखनी है, ये वाले काम की जो यहाँ होनी चाहिए और मैंने वहां कर दी, और उसको वहां से जाके देखो। अब ब्लॉक हो गया, खत्म। अब ये निकलने का रास्ता, यानी कभी बाज औक़ात हमें ओवरलैप हो जाए कि यार ये बी में भी करूँ ए बी में करूँ। इसको निकलने का रास्ता ये है कि आप एक जगह कर दो और दूसरी जगह उसका रेफरेंस क्रिएट करो कि ये वाली चीज यहाँ पे भी बिलोंग करती है, उसको वहां से जाके देखो ये मैंने वहां कर दी। एक जगह एक, फर्ज करे कोई एक चीज की कैलकुलेशन दो जगह आपको लगती है, तो आपने एक जगह उसको करना है, दूसरी जगह उसका रेफरेंस देना है। समझ में आया? दूसरी जगह उसका रेफरेंस लाजमी देना है, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। और पेपर जगह लॉक, उसको देखना पड़ेगा। तो ये दो तीन चीजों का ख्याल रखें। अच्छा नाउ, आज जो, अच्छा पहले तो थीम्स की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वेरिएंस एनालिसिस में क्या क्या थीम्स बनते हैं। मैं अगर जैसे पेपर चेक करूँ तो मेरे पास मुझे तीन चार थीम्स या पांच, तीन चार पांच थीम्स होता है। मैं थीम्स डिसाइड करूंगा कि पहले मैंने स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन बनाना है उसमें मैंने कंटेंट को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। नंबर वन, बेसिक वेरिएंसेस। क्या वेरिएंसेस? सेल्स के दो वेरिएंसेस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, ये हो गया। फिर मटेरियल के मेन दो वेरिएंसेस कौन कौन से? मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जिसको मटेरियल कभी कभी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं। फिर आपके आ गए लेबर के दो वेरिएंस। अच्छा फिर इसमें मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए जानबूझ के ना लेबर में आके आइडल टाइम वेरिएंस का तड़का लगा सकता हूँ, जानबूझ के इसमें एक पॉइंट ऐड करके आपको कॉम्प्लिकेट चीजें कर सकता हूँ। बाकी नहीं करूँ सीधे करूँ तो भी ठीक है चलेगा। लेबर के अंदर लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा ये हो गया। फिर इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड में, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। ये इसकी वेरिएबल ओवरहेड की कहानी खत्म। वेरिएबल ओवरहेड तो दो ही वेरिएंस, बड़ा सुकून वाला वेरिएंस है ये, इसके अंदर इसके पार्ट वार्ट नहीं बनते। अच्छा फिर आपके पास है फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड की क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड के मेन तो दो वेरिएंस है, एक एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, एक वॉल्यूम वेरिएंस। फिर आईकैप ने वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड के वॉल्यूम वेरिएंस को एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दो पार्ट में ब्रेक किया है, और मार्जिनल कॉस्टिंग में ये वेरिएंस वॉल्यूम है ही, वेरिएंस है ही नहीं। ये आपको याद होना चाहिए। यानी चले मैं यूं, चलो मैं बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में भी और क्लासिफिकेशंस बनती जा रही है। बेसिक वेरिएंसेस को एग्जामिनर दो पार्ट में ब्रेक कर सकता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के या मार्जिनल कॉस्टिंग के। समझ में आ रहा है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के या मार्जिनल कॉस्टिंग के। सही है। ये आपके हो गए 10, किसके अंदर? 10 वेरिएंस हो गए आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, और मार्जिनल कॉस्टिंग में हो जाएंगे 9। उसके अंदर जो फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस है ये एलिमिनेट हो जाता है और जाके किस में ऐड हो जाता है? सेल्स के वॉल्यूम वेरिएंस में जाके। ये याद रखिए। अच्छा फिर दूसरा उसके अंदर मैं एग्जामिनर और क्या कर सकता है आपसे, आपके साथ? आपको ये कह सकता है कि
ऑपरेटिंग स्टेटमेंट्स या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स बना दो, ऐसे ही एक पार्ट ऐड करने के लिए। चलो ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन इस तरह आ सकता है। एक और क्वेश्चन, दूसरा स्टाइल, पूरे का पूरा मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस। सॉरी, पुराने क्वेश्चन जब 2000, आप ये वाले जो क्वेश्चन है ना इस तरह से के, जो आप सिर्फ मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस के सवाल, ये आपको मिलेंगे 2000 से लेकर 2000 तक 10 तक की स्ट्रीम में। मैं आपको भेजूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसने किस तरह से पूछा, मुख्तलिफ कॉस्ट वेरिएंस। अच्छा अच्छा, फिर हमारे पास जो मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस है, ये सिर्फ आपके मटेरियल यूसेज वेरिएंस से निकलता है। वरना रियलिटी है कि जिस तरह से मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस में मैंने आपको एक दो इलस्ट्रेशंस कराई थी, ये सारी चीजें इसी तरह से लेबर के एफिशिएंसी वेरिएंस से भी निकलती है हमारे कोर्स में। वी डोंट डू इट। अगर आपको कहोगे तो मैं इलस्ट्रेशन दिखा भी दूंगा कि देखो लेबर के अंदर इस तरह से निकलती है, लेकिन इसके नाम भी अलग हैं, और वो जब आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी हमारे लिए हमारे किसी किसी काम का नहीं। अच्छा, इसी तरह की एक ऑपोजिट वर्किंग आपकी सेल्स की वॉल्यूम वेरिएंस में से भी निकलती है, उसके भी ईल्ड और मिक्स निकलते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में नहीं है, देखना भी नहीं, देखना भी नहीं। ठीक है निकलता है, रियलिटी में दुनिया में कैलकुलेट होता है, लेकिन आई कैप में कैलकुलेट हमारे कोर्स में नहीं है, तो आपने देखना नहीं है। क्या नहीं करना वो बता दिया। अच्छा, मिक्सड ई वेरिएंस का दूसरा रास्ता क्या है टेस्ट करने का, किसको बेसिक वेरिएंस के साथ मर्ज कर दिया जाए, ऐसा सवाल अब आई कैप पूछता है। यानी आप जब आखिरी 7 सवाल की 7 साल की जो हिस्ट्री देखेंगे, तो उसमें आपके पास डेजी लिमिट और इस तरह के सवाल हैं, उसमें उसने मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस बेसिक वेरिएंस के साथ पूछा है। ये आजकल की सेकंड स्टाइल आप कह सकते हैं कि मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस आपके बेसिक वेरिएंस के साथ मर्ज होगा, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल होता है, और उसमें कुछ और भी चीजें प्लस माइनस करके स्टूडेंट्स को मतलब बैफल करने के लिए कह सकते हैं, या उसको कॉम्प्लिकेट चीजें करने के लिए स्टूडेंट्स को दी जा सकती है। ये सेकंड स्टाइल है मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस के साथ। अच्छा, दूसरा स्टाइल आपका क्या हो सकता है? दूसरा स्टाइल जो पुराना है, जो काफी अरसे से एग्जामिनर ने टेस्ट नहीं किया, वो था वो फिक्स्ड ओवरहेड के अंदर वो आपको पूछे बेसिक वेरिएंस का स्टाइल ही है, लेकिन उसमें कहा जाए कि आप 4 वेरिएंस एनालिसिस करके दिखाते। ये चीजें जो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये ज्यादातर आपको 2010 से लेके 2015 तक के का जो पीरियड था, उसमें ये सवाल आपको नजर आएंगे, 2 या 3 है, जिसमें एग्जामिनर आपको पूछेगा, पूछता है कि 4 वेरिएंस एनालिसिस करके दिखा दो। ये क्या होता है? ये मैंने अभी तक आपको सिखाया है, तो आज मेरा टारगेट है कि आपको ये सिखाऊंगा 4 वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो एक और स्टाइल एग्जामिनर का बनता है, वो ये है कि अ, एक खास किस्म का किताबों में, अमेरिकन किताबों में टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम आपको बताता हूँ, वो है स्टैंडर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। और ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें पहला पार्ट आपका प्रोसेस कॉस्टिंग का होता है, और दूसरा पार्ट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का होता है। और मजे की बात है, मैं नाम भी आपके सामने ले लेता हूँ, कि ये टॉपिक आपको मिलेगा मेट्स मेट्स एंड यूजरी की जो बुक है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग प्लानिंग कंट्रोल, उस टॉपिक के अंदर 3 सवाल आते हैं। 3 सवाल आते हैं। और मजे की बात यह है कि आई कैप में भी 3 दफा ये पूछा गया। एक दफा पूछा गया 2009 में एक्सीलेंट लिमिटेड, दूसरा पूछा गया 2015 में जैक एंड जिल, तीसरा जो ये पूछा गया है वो गालिबन 2020 या 21 में, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा सवाल का। 3 दफा ये पूछा गया, और यकीन माने ये 3 दफा जो उसने सवालात एग्जामिनर ने बनाए, ये ऑलमोस्ट वही सवाल है जो, मतलब आप कह सकते हैं कि इंस्पिरेशन जो जो ली गई है सवालात की, वो मैथ्स के 3 सवालात से ली गई। किताब एक, 3 सवालात, 3 सवालात पूछे जा चुके हैं। हाँ, ये हो सकता है कि नाम बदल के थोड़ा सा आगे पीछे करके ये आपको फिर ये बन जाएगा आपका एक तरह से चौथा स्टाइल, जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा और क्या वेरिएंट आ सकता है आपके पास? अ, एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मैं, लेट्स से अगर मैं आपके क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, मैं राइटिंग कर रहा हूँ आपके लिए, एग्जामिनर ने आईसी लेट्स से आई के आपने मुझे टास्क दिया है कि क्वेश्चन पेपर बनाते दो, तो मेरे पास एक और ऑप्शन ये हो सकती है कि मैं आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की एंट्रीज, ये वेरिएंस की एंट्रीज क्या हो, अब मैं अगर इस नजर से एग्जामिनर के माइंड को रखते हुए आपको सिखाऊंगा, तो मुझे आपको नेक्स्ट एंट्रीज सिखानी है। ये एंट्रीज क्या कैसे हो।
ठीक है ना। देखिए याद रखें, किसी भी चैप्टर को मैप करने के लिए जब आपको पेपर में बैठना है ना, तो बेटा उसके जितने वेरिएंट्स आ सकते हैं ना क्वेश्चन पूछने के, उसको प्रिडिक्ट करो कि एक स्टाइल ये है, एक स्टाइल ये है। आप जब इतने सारे 20-25 साल के सवाल देखोगे ना, तो ये स्टाइल्स थीम्स आपके सामने बनने चाहिए, और उसके अंदर से आपको खुद अपनी एक सिलेक्शन करनी चाहिए कि ये मेरे लिए ये चंद सवाल हुए जो इस थीम पे जा रहे हैं, इस थीम पे जा रहे हैं, इस थीम पे जा रहे हैं। और पेपर करने से पहले ना चीजों को सुकेड़ो, उसको कॉन्ट्रैक्ट करो, उसको फैलाओ नहीं, पहले जितना फैलाना है फैला लो। भाई 20-25 साल के सवाल ये फैलाया, अब उसको क्या करना है, किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए ना फैलाना नहीं होता, उसको सुकड़ना होता है। यू हैव टू श्रिंक इट, यू हैव टू कॉन्ट्रैक्ट इट, तभी वो चीज आपकी पकड़ में आएगी, आपकी गिरफ्त में आएगी। ठीक है ना। तो अब ये बात हो गई। अच्छा, आज मेरा टारगेट है कि मैंने आपको सबसे पहले तो फोर वेरिएंस एनालिसिस आपसे डिस्कस करना है। फोर वेरिएंस एनालिसिस क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक या दो सवाल अभी जो दिखाऊंगा वो हमारे 2011 से लेकर 2015 तक की स्ट्रीम के सवाल हैं, ठीक है। मेरे पास मैसेजेस बहुत सारे आए हुए हैं, देख तो लूं आप लोग क्या बोल रहे हैं। मैंने किसी मैसेज को देखा ही नहीं है। ओके, एक मिनट। एक तो अजीब व गरीब किस्म की चैट हिस्ट्री बन रही है, पता नहीं ये आप लोगों के वर्ड्स इतने बड़े बड़े हो गए कि मुझे रीड भी नहीं हो रहा। चले, मैं बाद में पढ़ूंगा। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। एक मिनट। चले, बाद में देखेंगे, हम यही कर सकते हैं। अब ठीक है। चलो ग्रेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कौन सा सवाल देखना है। ये एक सवाल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ 2013 का, हल्क लिमिटेड, ठीक है ना। ये है फोर वेरिएंस एनालिसिस का सवाल। इसकी बेटा सबसे पहले तो आप पिक्चर ले लो। ये सवाल है, नजर आया। इसकी पिक्चर ले, देखिए क्या पूछ रहा है। कंप्यूट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड यूज वेरिएंस, यूज फोर वेरिएंस मेथड। फिर क्या कह रहा है, लिस्ट एनी फोर कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस। समझ में आया, ये वो आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले बेटा इसकी पिक्चर लो, इसकी आप पिक्चर लो, और फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा यहाँ पे कि आप इसको खुद से कितना सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या कोई मुश्किल नहीं है, वही आपके जो बेसिक वेरिएंस है 10, वो इसमें से जितने आप निकाल सकते हो ना वो निकाल। ले ली पिक्चर, बताया, पिक्चर ली। ओके, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको दे रहा हूँ टाइम। ट्राई करें 15 मिनट 20 मिनट इस पर ट्राई करें, ठीक है। इसको ट्राई करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मिक्सड नीड, ये सॉरी, फोर वेरिएंस एनालिसिस। आपने सिर्फ इसके 10 वेरिएंसेस जितने निकल सकते हैं, सेल्स वेरिएंसेस नहीं निकल सकते, छोड़ दो। उसके अगर नहीं मांगे तो छोड़ दो। आप सिर्फ मटेरियल के दो, लेबर के दो, वेरिएबल ओवरहेड के दो, और फिक्स्ड ओवरहेड के दो। आप 8 वेरिएंसेस निकाल के दिखा। और फिर फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस आपसे अगर ब्रेक होता है दो पार्ट में, तो वो कर लो। सही है। फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वॉल्यूम वेरिएंस अगर आपसे ब्रेक होता है दो पार्ट में, तो वो कर ले बस। 8 कॉस्ट के मेन वेरिएंसेस, दो सब वेरिएंस, ये 10 वेरिएंसेस कर। सेल्स को भूल जाए अगर नहीं है तो, सेल्स का डेटा ही नहीं है तो फिर वो कैलकुलेट भी नहीं होगा, ठीक है। चले, ये आपने करना है, फिर मैं आपसे इस पे बात करता हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से सेल्स के वेरिएंसेस तो इसमें है भी नहीं है, क्योंकि सेल्स के वेरिएंसेस के लिए सेल्स का डेटा होना जरूरी है कि ये बिका है और ये सेलिंग प्राइस है। मेरे ख्याल से ऐसी कोई चीज सवाल में नहीं है, ठीक है। तो प्लीज कंटिन्यू, आई विल मीट यू इन 20 मिनट्स, ठीक है। 20 मिनट बाद आपसे मिलता हूँ। जी स्टूडेंट्स, कहाँ पहुंचे, कितना हुआ, सवाल कितना हुआ ये बताएं जी। क्या स्टेटस है बताएं।
जवाब दे, हैं भी या नहीं? चले गए? ओके, चले वेटिंग रूम देख लेते हैं अभी। मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा कहाँ है वेटिंग रूम, मैंने तो सबको अलाउ कर दिया है। बहरहाल मिस नाया आप तो यहाँ मौजूद है। अच्छा, मैंने पुराना चैट देखा, ठीक है ठीक, कोई बात। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। जी, बताएं। हो गया, सवाल नहीं हुआ? चलो ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए। पहले तो इस सवाल के अंदर फोर वेरिएंस का जो मसला है उसको ठीक है, पहले मैं सवाल पे लाता हूँ आपको। जितना मुझे समझ में अभी तक मैंने इसको इसका रिकैप किया। एक मिनट दीजिएगा। एक, ये देखिए, ये सवाल है आपका। आपको क्या कह रहा है? रिक्वायरमेंट पढ़ता हूँ, कैलकुलेट कंप्यूट मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड वेरिएंस। अभी तो फोर वेरिएंस है, इसको बोलिए। फिर आपको कह रहा है लिस्ट एनी फोर कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये तो थ्योरी क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ी देर में आंसर भी इसका जब ऑप्शन दिखाएंगे तो वो इसमें भी आ जाएगा। अच्छा, अभी जो मेरा फोकस है ना वो पहली रिक्वायरमेंट। Hulk Limited produces and markets a single product. The company uses standard costing system. The following is a standard cost card per unit of the finished product. कोई मार्जिनल कॉस्टिंग का या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का हिसाब किताब नहीं है। लेकिन आप जब इसको इस सवाल को देखेंगे ना तो इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस वगैरह निकलेगा, और सेल्स का वॉल्यूम वेरिएंस उसने दिया ही नहीं। तो टेक्निकली ये किस बेसिस पे करना है आपको? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेसिस पे ही आप करेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट फॉर द फिनिश प्रोडक्ट। डायरेक्ट मटेरियल आपके पास यूजेज बता दिया कितना है, और स्टैंडर्ड प्राइस भी बता दिया। लेबर के बारे में उसने 150 पर आवर बताया। यहाँ उसने अभी तक आपको स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 12 पर डायरेक्ट लेबर आवर, यहाँ पे भी कोई हिंट नहीं है, लेकिन नॉर्मली हमेशा ये वेरिएबल ओवरहेड आपका डायरेक्ट लेबर आवर से ही कनेक्टेड होता है। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में बता रहे हैं कि ये भी डायरेक्ट लेबर आवर से कनेक्टेड है। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स इज 30 मिनट्स, whereas the HL स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर मंथ इज, कि आप जब रेट निकालेंगे तो उसमें आपके ये काम आएगा 15,000 आवर्स, ठीक है। अच्छा, एक बात उसने बता दी कि हमारा जो स्टैंडर्ड लेबर आवर कितना है, आधा घंटा, और हमारा जो रेट है वो कितना है, 150। तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ लेबर कितनी हो गई? इसकी हाफ हो गई, ठीक है ना, आसानी से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, यही हाफ लेबर जब काम करती है, उसी असम्पशन में अस्यूम करते हैं कि उतना ही वेरिएबल ओवरहेड कंज्यूम होता है, यानी बिजली वगैरह जितना लेबर काम करेगी उतना ही वेरिएबल ओवरहेड कंज्यूम होगा, तो ये आपकी कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड की इस पे निकल आएगी, और ये सारी चीजें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, आगे एक्चुअल रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहा है। एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर फरवरी 2013 आर एज फॉलोज। अब नॉर्मली हमारे पास हम स्टैंडर्ड कॉस्ट का एक्चुअल डेटा को हम देखते हैं तो वो हमें क्वांटिटी बताता है, यहाँ उसने क्वांटिटी नहीं बताई। तो आपको सिंपली क्या करना है, उसने रेट बता दिया। नॉर्मली हमारे पास क्वांटिटी गिवन होती है, रेट हमें एक्चुअल रेट निकालना होता है। हमने जो पिछले सवाल किया तो इसमें एक्चुअल रेट नहीं होता था, लेकिन अब आपको उसने अमाउंट दे दी है और रेट बता दिया है कि कितने में उसने खरीदा। तो आपने सिंपली अमाउंट को इस रेट से डिवाइड कर देना है, तो आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जितने उसने केजी खरीदा होगा वो निकल आएगा। तो ये आप काम कर ले कि निकल आएगी वैल्यू। अच्छा, फिर इसके बाद डायरेक्ट लेबर के बारे में भी यही कह रहा है। अच्छा, जब एक बात समझ लो, जब आपके पास ये एक्चुअल क्वांटिटी निकलेगी ना, वो बड़े काम की होगी। एक्चुअल क्वांटिटी को इस्तेमाल करते हुए ही आप यूजेज वेरिएंस में जाएंगे, और वहां अपना पहले आप प्राइस वेरिएंस निकालिएगा, फिर आपका यूजेज वेरिएंस निकलेगा, ठीक हो गया। लेबर के बारे में उसने 160 पर आवर का रेट बताया। वेरिएबल ओवरहेड्स पर प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 175,000। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के बारे में 17 पर डायरेक्ट लेबर आवर। जब कुछ इसके अंदर स्टैंडर्ड लेबर आवर्स और सॉरी स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड और एक्चुअल लेबर आवर्स का थोड़ा सा इशू है। मैं डायरेक्टली आपको यहाँ के कैलकुलेशंस भी दिखाता हूँ, देखिए ये कैलकुलेशन मैंने पहले से बनाई हुई है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपका इस तरह से कैलकुलेट होगा। आपकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितनी है, 6.75।
इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6.25 है। आपके पास क्वांटिटी गिवन नहीं है तो आप इस तरह डिवाइड कर दें। आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा है? 403,220 फेवरेबल आ रहा है। ये आ रहा है जी? कंफर्म करें प्लीज। हेलो, यस। किस किस का ये आंसर आ रहा है बताएं? ये आंसर निकल रहा है जी? ओके ग्रेट, चले आगे बढ़ते हैं। जब आपने ये क्वांटिटी निकाली 68064 अब हम जब उसको यूजेज वेरिएंस में एज एक्चुअल क्वांटिटी लेकर आएंगे। अच्छा, एक और बात, आपको यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी सवाल में कितनी की मैंने? 27,000। उसी से आप 2.8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड आपकी निकल आएगी। वो कितनी आ रही है? वो आ रही है 75600, और आपने एक्चुअल क्वांटिटी जो है निकाली थी उससे माइनस करवा दिया और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, और तो आपके पास जो डिफरेंस को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकल आया 34020 एट वर्स। ये आपका मैच कर रहा है? बताएं, इज इट मैचिंग? ऑफिशियल आंसर से मैच कर रहा है? कंफर्म करें जी। ओके, सिर्फ एक स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि मैच कर रहा है, बाकियों का क्या सीन है जी? बाकियों से हो रहा है या नहीं हो रहा बताएं? बाकियों से हो रहा है या नहीं हो रहा? सिर्फ एक स्टूडेंट मुझे कह रहा है हो रहा है जी। बताएं क्या सीन है? या सिर्फ मेरा जो मैं सवाल आंसर दिखा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं कि चलो सर ने आसानी कर दी, आंसर दिखा दिया, पिक्चर ले लो चलो। ये चल रहा है, पता है? हम्म। अच्छा, अब मुझे चले, अब थोड़ी मेरी शरारत सुने। अब मुझे अगला आंसर आप बताओ। मैंने तीन तो दिखा दिए ना, चौथे पांचवे का आंसर आप बताओ चलो। वो हुआ या नहीं हुआ? तब पता चल जाएगा। बताएं अगले का आंसर। अब आप मुझे लेबर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर कौन बताएगा? किसी ने निकाला है? हम्म। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर किसी ने निकाला है? रेट वेरिएंस तो हो गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर बताए ना। चलो ठीक है, ये भी आंसर दे दिया। देखिए, ऑफिशियल आंसर अपने पास रखे हुए हैं क्या? चले आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन। रेट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होगा? ये रहा रेट वेरिएंस आपका। रेट वेरिएंस आपने कैसे निकाला? आपके पास एक्चुअल रेट भी गिवन है, स्टैंडर्ड रेट भी गिवन है। आसान है कैलकुलेट करना। सिर्फ आपको क्या चाहिए? आपके पास एक्चुअल लेबर आवर्स चाहिए। उसने आपको खुद बताया है कि एक्चुअल लेबर आवर्स की जो टाइम था वो 33 मिनट्स था। तो आप 33 मिनट्स को 27,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, मिनट्स आ जाएंगे, उसको 60 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आपके लेबर आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। कैसे निकलेंगे एक्चुअल आवर्स? बड़ा सिंपल है। आपने सिंपली क्या करना है, ये काम करना है। देखिए, 27,000 को 33 से मल्टीप्लाई किया और 60 से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या आ गए? ये आपकी इस तरह से भी निकल सकता है, या आप इस तरह से 33 डिवाइड बाय 60 तो 0.55 आवर्स आ गए, उसको आप डायरेक्टली कर दो तो भी आ जाएगा। ये आपके एक्चुअल आवर्स आ गए। जब आपने मल्टीप्लाई किया डिफरेंस को स्टैंडर्ड और एक्चुअल रेट के, मल्टीप्लाई किया एक्चुअल आवर्स से, तो आपके पास आपका लेबर रेट वेरिएंस निकल आया 148500। ठीक हो गया? एडवर्स। क्यों एडवर्स है? क्योंकि स्टैंडर्ड रेट आपका कम है और एक्चुअल रेट ज्यादा है। ठीक हो गया? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस सवाल है। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसी 27,000 आवर्स को 30 को से मल्टीप्लाई करें, 60 से डिवाइड करें, तो आपके पास आपके स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड निकल आएंगे। वो कितने? वो है आपके, देखे, 13500। 13500 को एक्चुअल आवर्स जो भी आपने पीछे निकाले थे उससे माइनस करेंगे और 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 202500 का आंसर आपका आ जाएगा। ठीक हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम जी? यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी दोस्तों? एनी प्रॉब्लम? जबरदस्त उसामा भाई, ठीक है, बेहतरीन, ठीक है, क्लियर है। चले, ये हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, अब जब आपने लेबर आवर्स की सारी वर्किंग कर ली तो फिर आते हैं आप किस पे? वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस पे, जिसका दूसरा नाम
वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी है, जिसको हम स्पेंडिंग वेरिएंस अमेरिकन टर्म्स में स्पेंडिंग वेरिएंस कहते हैं। स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट किसके रहेंगे? वेरिएबल ओवरहेड के। एक्चुअल आवर्स किसके रहेंगे? लेबर के। तो अब आपको स्टैंडर्ड रेट किसका लेना है? 12, जो वेरिएबल ओवरहेड का, ले लिया। अच्छा, फिर क्या करना है? फिर आपको एक्चुअल रेट चाहिए। आवर्स तो आ गए एक्चुअल आपके पास, और आपको ये भी पता है कि वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट कितनी है। तो एक्चुअल आवर्स जो है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आपका एक्चुअल रेट कैलकुलेट हो गया। कितना आएगा? यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे, एक्सक्यूज मी, यहाँ, तो आपके पास एक्चुअल रेट आ जाएगा, माइनस करेंगे स्टैंडर्ड रेट से, और वही एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपके पास 3200 फेवरेबल स्पेंडिंग वेरिएंस या वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस मिलता है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड और एक्चुअल आवर्स का जो डिफरेंस है ये वही रहता है जो आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में, ये जो ब्रैकेट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का और वेरिएबल ओवर एफिशिएंसी वेरिएंस का जो ब्रैकेट होता है ना, ये सेम होता है, याद रखिएगा। रेट का डिफरेंस, ये पूरा ब्रैकेट एज इट इज यहाँ क्या कर लेंगे, आप कॉपी कर लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, जो आपका स्टैंडर्ड रेट है वेरिएबल ओवरहेड का। आपके पास वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस कितना निकला है बताएं? 16200। ये हो गया, और ये क्या है? ये एडवर्स है। अब रुक जाए जी, यहां तक किसी को कोई मसला? ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिंग वेरिएंस आपका या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, असल में ये अमेरिकन सवाल लग रहा है, तो इस वजह से मैंने जो इसके नेम्स रखे हैं ना सारे के सारे, वो कौन से हैं? अमेरिकन है। और इसकी उसके जो ऑफिशियल आंसर भी देखेंगे तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस की जगह उसको स्पेंडिंग वेरिएंस कह रहा होगा। सेम है, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? और से देखिए, फॉर्मूला वही है, बजटेड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बजटेड फिक्स ओवरहेड के लिए क्या करेंगे? आपके पास, आप इसको जो 15,000 की जो आपकी कैपेसिटी है, उससे जो उसने आपको रेट दिया हुआ है, आप खुद मल्टीप्लाई कर दें। ये कैलकुलेट ही इसी तरह हुआ होगा। ये जब निकला होगा ना, तो ये रेट कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? उसमें आपने इसकी अमाउंट से, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड से, इसको डिवाइड किया होगा आपके इस आपकी क्वांटिटी को 15,000, सॉरी आपके आवर्स को 15,000 को डिवाइड किया होगा तो रेट आया होगा। तो अगर हम रेट को आवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास हमारा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकल आएगा। वो कितना है आपके पास? वो है 2,70,000। और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड जो कंपनी ने पे किया है एक्चुअल आवर्स को, आपके एक्चुअल रेट से जो सवाल में गिवन है, मजे की बात है, सवाल में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड का रेट गिवन है, मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपका एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की अमाउंट, दोनों का डिफरेंस ले, आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? आपका फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बड़ा जबरदस्त, थोड़ा डिफरेंट वे में ये पूरा सवाल पूछा गया। एनीवेज, फिर अगला आपके पास आता है फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस। वो बेटा कैसे कैलकुलेट होगा, या उसकी, सॉरी, उसका ब्रेकअप, वॉल्यूम वेरिएंस फिर एफिशिएंसी और कैपेसिटी, उसको देखते हैं। हमने काम ये किया कि फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करने के बजाय, देखिए जब फोर वेरिएंस आता है ना, तो बेहतर आप वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट ना करें। मैं उसकी आपको थोड़ी देर में वजह बताऊँ। करना चाहे तो कर सकते हैं, जब आपने ये दोनों निकाल लिया तो वो निकालने में कोई मसला नहीं। यानी मुझे कोई कहे कि यहाँ वॉल्यूम वेरिएंस निकाल के दिखाओ, तो मैं सिंपली क्या करूंगा? स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड में से बजटेड आवर्स का डिफरेंस ले लूंगा और वही ओआर पर आवर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से निकल सकता है। पहले ये दोनों निकाल ले। एफिशिएंसी वेरिएंस में हमेशा यही ब्रैकेट आता है, चाहे कोई भी एफिशिएंसी वेरिएंस हो, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड और माइनस, चाहे आपका लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस हो, चाहे आपका वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस हो, चाहे फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस का जो पार्ट है एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हो, ब्रैकेट सेम रहता है। ब्रैकेट सेम रखा। अब यहाँ मल्टीप्लायर आपका कौन सा हो जाएगा? स्टैंडर्ड रेट के बजाय कौन सा हो जाएगा? ओ आर पर आवर। ये ओ आर पर आवर कहाँ से आ रहा है बेटा? ये ओ आवर पर आवर आपका ये रहा, जो आपका यहाँ ओ आर पर आवर आपने मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया। ये देखिए, एक्सक्यूज मी, ये रहा, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपके पास आ गया फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस 24300 एडवर्स। इसके बाद यहाँ इसके अंदर कहानी यहाँ से एक्चुअल आवर्स तक जाती है, एक्चुअल आवर्स से बजट तक की आवर्स तक की कहानी किसमें जाती है? फिक्स्ड ओवरहेड के कैपेसिटी वेरिएंस में। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, बेटा हमेशा पहले क्या निकालो? एफिशिएंसी वेरिएंस निकालो, फिर कैपेसिटी। किताबों में ऐसे गिवन होता है, कैपेसिटी पहले गिवन होता है, एफिशिएंसी बाद में गिवन होता है। कोई फर्क कोई भी नहीं पड़ता। आदत पहले बना लेंगे, पहले हमेशा एफिशिएंसी निकाले, इसका फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस निकाले, फिर कैपेसिटी निकाले। ये आपने निकाला, उसको सेम मल्टीप्लायर वही है, सिर्फ यहाँ ब्रैकेट का फर्क है, मल्टीप्लायर वही है।
ओ आर पर आवर 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास 2700 एट पर आ गया। आप मुझे बताइए सारी चीजें आपने कॉपी कर ली या नहीं? जी, डन और नॉट? यस, हुआ या नहीं? बताएं जी फ्रेंड्स, डन और नॉट? जल्दी जल्दी बताएं। बाकियों से हुआ? बाकी अब हम चाय पिए ही है, क्या कर रही है? जी, सामा भाई मेरे साथ है, मिस हसीन ने बता दिया। जी, बाकियों का क्या है, कर लिया नहीं किया? कर लिया, कर लिया, जल्दी कर लो। अगर देखिए अगर नहीं किया ना तो कोई मसला नहीं है बेटा, शर्माओ नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले पहले अगर नहीं किया तो पिक्चर ले लो, बाद में कर लेना यार, ऐसी कोई बात है, ऐसी बात थोड़ी है। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये पहला, ये पिक्चर लो। फिर दूसरा, ये लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अलग से दिखाया है, इसकी पिक्चर ले लो। फिर आपके पास स्पेंडिंग वेरिएंस, सारे जो वेरिएबल ओवरहेड फिक्स वेरिएबल ओवरहेड के दोनों वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड के स्पेंडिंग वेरिएंस, इसकी पिक्चर ले लो। फिर ये चौथा है, पिक्चर ले लो, इसमें क्या है, टेंशन थोड़ी है। सर ओवर रेट कैसे आया, बस ये समझ नहीं आया। अब ये पूछे ना, ये तो इसीलिए तो सवाल कर रहा हूँ। देखिए फिक्स्ड ओवरहेड का रेट तो सवाल में गिवन है, ये देखिए, ये फिक्स्ड ओवरहेड ने जो खुद ही दे दिया ना आपको 18, ये गिवन है। आप शायद कुछ और पूछ रही है जो शायद मैं नहीं समझ सका, मैं दोबारा आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ओवरहेड रेट कैसे आया, बस ये समझ नहीं आया। अच्छा बस यही सीट से चलो आपने पूछा है तो ये तो गिवन है सवाल में, वो गिवन था। इस सवाल में निकालना नहीं है, उसने गिवन दिया है। उसने निकालना क्या है, आपकी जो ये चीज है ना, देखिए ये आपके क्या कहते हैं, आपने इसके थ्रू क्या निकाला था, ये जो आपके पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है ना, देखिए ये बजट, ये यहाँ थोड़ी, इसका जो स्पेंडिंग वेरिएंस है ना, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये प्रॉब्लमेटिक। बाकी ये निकालना कोई ऑलरेडी सारा काम हुआ हुआ है, ये सिर्फ फिगर रख ली बस। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को जो अगर कोई चीज परेशान कर सकती है ना, तो वो ये फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर बस। ये इसमें बैकवर्ड वर्किंग है, पीछे जाके चीजें करनी है। और बजट अमाउंट गिवन नहीं है, खुद उसने आपको पहले से ही फिक्स्ड ओवरहेड का रेट दे दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जाके यहाँ पे जो 15,000 यूनिट आपके पास, 15,000 की जो वो है आपकी कैपेसिटी है, जो आपके पास लेबर आवर्स है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। और इसमें भी एक्चुअल लेबर आवर्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आ गया। यहाँ पे यूनिट्स का हिसाब किताब नहीं है इस सवाल में, सारी जो कैलकुलेशन है वो लेबर आवर्स पे होगी, बस ये याद रखें। अच्छा यहाँ तक पहले ये बताएं, ये सब कर लिया आपने? ये सब कर लिया आपने? ताकि मैं असल सवाल पे जाऊँ। असल सवाल ये है ही थोड़ी, असल सवाल ये है कि फोर वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है। असल सवाल ये है कि बच्चों फोर वेरिएंस एनालिसिस क्या है। फोर वेरिएंस एनालिसिस गौर से सुनो। फोर वेरिएंस एनालिसिस के अंदर अब मैं अगर रियलिटी आपको बताऊं, रियलिटी तो अभी मैं आपको निकाल के दिखा भी सकता हूँ पूरा एक मिनट। देखते हैं, अगर मिल जाती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पूरा एक मिनट। बात बड़ी लंबी हो जाएगी, मेरे पास एक किताब है हॉलग्रेन की, उसमें ये सारा फोर वेरिएंस एनालिसिस, टू वेरिएंस एनालिसिस, ओ सॉरी, फोर वेरिएंस एनालिसिस, फिर थ्री वेरिएंस एनालिसिस, फिर टू वेरिएंस एनालिसिस, ये अमेरिकन स्टाइल है। तो क्या है, मैं सिर्फ फोर वेरिएंस एनालिसिस की बात करता हूँ जो एग्जामिनर पूछता है। अभी हमने कितने वेरिएंस निकाले, पहले वहां जाओ, ताकि आपको मैं कॉन्सेप्ट दे दूं।
देखिए, बात हो रही है फोर वेरिएंस एनालिसिस फॉर ओवरहेड्स। ये याद रखिएगा, फोर वेरिएंस एनालिसिस किस पे होता है? ओवरहेड्स पे होता है। में लेबर के और मटेरियल के किसी ओवरहेड्स को, किसी भी आप वेरिएंस को इंक्लूड नहीं करते। तो हमारी टेक्निक क्या है, मैं लिख के दिखाता हूँ आप क्या करेंगे। अभी तक जो किया है उसको किस तरह चेंज करेंगे, तो ये आप बन जाएगा। देखिए, आपने क्या करना है, फोर वेरिएंस एनालिसिस में चार वेरिएंस कौन कौन से होते हैं? नंबर वन, ये होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। मतलब क्या हुआ, इसमें आप क्या करेंगे, हमने क्या किया है, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस अलग निकाला है, फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर वेरिएंस या स्पेंडिंग वेरिएंस अलग निकाला है। इन दोनों को ऐड कर दे, ये पहला हो जाएगा। समझ में आया? यानी आपने यहाँ क्या करना है, हमारे काम को आसान करने के लिए आपने यहाँ पे वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर, या आप हम उसको स्पेंडिंग भी कहते हैं, स्पेंडिंग वेरिएंस, इसमें क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस ऐड करें, तो ये बन जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जरा 1 मिनट दीजिएगा, तो एक छोटा सा ब्रेक ले। जी स्टूडेंट्स, तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि पहला वेरिएंस आपका कौन सा होगा, टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वेरिएंस आपका आता है, ये आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ आपने यहाँ लिख देना है फोर वेरिएंस एनालिसिस में। दूसरा ये, दूसरा होता है आपका वेरिएबल ओवरहेड, जो हमने निकाला है एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा आपका, देखिए हुआ क्या, नॉर्मली हमने किया क्या, देखिए यहाँ हमने हमने सबसे पहले जो लेबर का वेरिएंस निकाला, वो निकाला वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। ये इसके साथ, किसके साथ, यानी मैं अगर इसकी कैलकुलेशन बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूं तो यहाँ क्या करूंगा, मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड का जो एक्सपेंडिंग वेरिएंस है, एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 3200 फेवरेबल, लिखे यहाँ पे 3200 फेवरेबल, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, इसके अंदर मैं ये दूसरा जो स्पेंडर में स्पेंडिंग वेरिएंस है कितना आ रहा है, 17550 ऐड कर देगा, 17550 ऐड कर दिया, तो ये टोटल कितना हो गया भाई, ये आंसर है, ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस। दोनों को प्लस करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है जी। ये आ रहा है आपके पास 20750। ओके, अच्छा, फिर अगला जो वेरिएबल ओवर एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी वेरिएंस बच गया, जो कहीं नहीं गया हुआ है, 16200 एडवर्स, उसको ऐसे ही लिख लें यहाँ पे, 16200 एडवर्स लिख लें, ये एडवर्स है, ये आपके पास क्या है, ये एडवर्स है। अच्छा, इसके बाद क्या है, पहला और दूसरा तो फोर वेरिएंस के अंदर पहला और दूसरा तो ये हो गया। तीसरा होता है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड का, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस ले लें, और उसके बाद चौथा आप ले लें फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस। ये कहानी है इसकी, बस ये चार वेरिएंस समझ में आया। गड़बड़ सिर्फ किसके अंदर है, चेंज किसके अंदर है, कि दोनों एक्सपेंडिचर वेरिएंस को ऐड कर देते हैं, तो ये हकीकत में होते हैं पांच, जिसको हम चार बना दें। हमारे पास ये थे कितने, फिक्स्ड ओवरहेड के थे कितने, पांच थे, हमने इनको चार बनाया, ठीक है ना। अब इन दोनों को एज इट इज लिखना है यहाँ पे। ये क्या आया था आपके पास, ये आया था आपके पास 24300 24300 एडवर्स लिखे यहाँ पे, 24300
300 एडवर्स, और इसके बाद 2700 एडवर्स। ये कहानी है सी, समझ में आया? अच्छा, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ। एक और मेरे पास सोल्यूशन है इसी तरह के फोर वेरिएंस एनालिसिस का, आई कैप का। ठीक है, उसमें देखिए उसने फोर वेरिएंस एनालिसिस के अंदर वेरिएंसेस को कैसे प्रेजेंट किया है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मेरी अप्रोच वो डायरेक्टली निकालता है, लेकिन मैंने जो फॉर्मूले आपको सिखाए हैं उससे आपका काम ये थोड़ा सा प्लस माइनस कर लेंगे। असल में देखें, मैं आपको बताऊं, 2015 से लेकर 2023 तक, 2015 के बाद से लेकर 2023 तक, अभी तक आईकैप ने कोई फोर वैल्यूलेंस एनालिसिस का सवाल नहीं पूछा। समझ में आ रहा है? नहीं पूछा। मेरा करवाने का मकसद ये है कि पास पेपर में एक चीज है, ठीक है ना, पास पेपर में एक चीज मौजूद है, पुराने सवालात में एक चीज मौजूद है, ठीक है ना। तो अक्लमंदी ये है कि इसको छोड़ा ना जाए। हमारे पास कोई, हमें हमारे हमारे तरीके कार से ही कोई ऐसी कॉन्सेप्ट हमें पता होगा, अल्लाह ना करे कोई पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सके। ठीक है, तो आपने इस तरह से ये कर लेना है। अच्छा, आप इसकी मजीद कैलकुलेशन में ना जाए कि डायरेक्टली एक्सपेंडिचर वेरिएंस कैसे निकल सकता है, वो दोनों का ऐड ही करना होता है, दोनों वेरिएंसेस अलग से निकलते हैं। इसका एक तरीका ऐड करने का, एक साथ निकालने का भी है। जरा 1 मिनट दीजिएगा मुझे, एक छोटा सा। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक और सवाल दिखाता हूँ, उसका ऑफिशियल सॉल्यूशन दिखाता हूँ फोर वेरिएंस एनालिसिस में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, ये सवाल है, ये सवाल है 2014 का। मैं जो सवाल कर रहे थे वो हल्क था, तो हम जो सवाल कर रहे थे वो ये था बेसिकली, हम ये देख रहे थे, ये वाला सवाल। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिफरेंट सवाल, इसकी अप्रोच देके मैच करते हैं जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। ये सवाल है हेक्सा लिमिटेड, इसमें भी देखिए उसने क्या पूछा है, ओवरहेड वेरिएंस यूजिंग फोर वेरिएंस मेथड, फोर वेरिएंस मेथड। अब ये इसने इस तरह से इसको निकाला, देखिए वही आपका फॉर्मूला अप्रोच है। ठीक है, यहाँ आ गए। अब देखिए मैंने जो आपको अप्रोच सिखाई है वो क्या, ओवरहेड को इसने कोई फिक्स्ड और वेरिएबल का नाम नहीं दिया, दोनों वेरिएंसेस को एक साथ कैलकुलेट करके टोटल उसने आपको वेरिएंस निकाल के दिखाया, क्या आ रहा है। ये टोटल एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, जिसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस दोनों ऐड होते हैं। दूसरा इसने कौन सा लिया, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। तीसरा कौन सा लिया, फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। चौथा लिया फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस। बात समझ में आ गई? मैंने यही चार वेरिएंस आपको इस तरह से करवा दिए। जी बेटा, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम बताएं? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, मजे की बात यह है कि जब मैंने आपको ये वाला सवाल करवाया, कौन सा, अभी जो मैंने आपको सवाल कराया, उसके बाद ये वाला सवाल आप आराम से कर सकते हो। इसकी पिक्चर लो, ये एक तरह से आपका होमवर्क है, ले लो पिक्चर। ये आपका होमवर्क है। अच्छा, इसमें कुछ वेरिएंसेस अगर आप गौर करें तो बैकवर्ड वर्किंग भी है, देख रहे हैं? उसने अनफेवरेबल मटेरियल यूजेज वेरिएंस, अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये कुछ इसने बैकवर्ड वर्किंग इसमें डाल दी। थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दिया, थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दिया। मटेरियल के अंदर बैकवर्ड वर्किंग है, लेबर के वेरिएंसेस है और ओवरहेड के वेरिएंस है। मिक्स सवाल है, मिक्स सवाल है। ठीक है, तो एक आपको थीम बैकवर्ड वर्किंग भी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, चले, ये तो सवाल आपका हो गया बैकवर्ड वर्किंग का, ओ सॉरी, फोर वेरिएंस एनालिसिस का। एक तरह से मैंने आपको ये भी सिखा दिया। अच्छा, अब क्या रहता है, अब मैंने आपको एक सवाल देना है, किस टॉपिक पे, कि थोड़ा मुश्किल है, मैं आपको पहले बता दूं, बड़ा टेढ़ा है। ठीक है, और जरा 1 मिनट में मुझे,
ये चले थोड़े थोड़ा सा पहले हाथ हल्का रखते हैं। पहले मैं आपको ये सवाल करवाता हूँ, फिर देखेंगे कि वो करना है या नहीं करना। आप पहले इसकी पिक्चर ले, अभी अब ये करें, ये वाला सवाल। कितना छुरी तेज करने के लिए पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करवानी होती है। अभी आप इसकी पिक्चर ले और ये सॉल्व कर, ये वाला सवाल। ये आपने अभी करना है, 2017 का सवाल है ये। इसकी पिक्चर ले, एंट्रीज छोड़ दीजिएगा, वो मैं आपको करा दूंगा। ठीक है। आपने एनालाइज अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइज इनटू एक्सपेंडिचर एक्सपेंड, ये हमारा स्टाइल है कि आपने एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी इन कैपेसिटी को ब्रेक करना है। ये बेसिकली फिक्स्ड ओवरहेड की और कम उसकी बात कह रहा है, करेंगे हम। ठीक है, ट्राई करें। कितनी देर में कर लेंगे बताएं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल, 15 से 20 मिनट आपको दे रहा हूं मैं। 20 मिनट बहुत है, या 25 मिनट दूं? अभी अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस है तो 25 मिनट दे देता हूँ, बताएं कितनी देर? जी, 25 मिनट में हो जाएगा या नहीं होगा? चले, ठीक है, पिक्चर ले पहले जल्दी से, इसकी पिक्चर ले और ट्राई करें। या मैं ऐसा करता हूँ, ग्रुप पे डाल देता हूँ। मैंने कोशिश की, ग्रुप पे डालने की कोशिश तो की, लेकिन अब पोस्टिंग नहीं हो रही। हो जाएगी शायद थोड़ी देर में। ट्राई करें आप लोग। जी स्टूडेंट्स, कहाँ पहुंचे बताएं? ये सिल्वर लिमिटेड का सवाल बेटा कितना हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। कुछ समझ में आया? बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। बताएं। यार कुछ बता ही नहीं रहे आप, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं या चले गए? जी। जी बच्चों, आधे घंटे में आधा हुआ तो 1 घंटे में ही आराम से पूरा हो जाएगा, नहीं? और पेपर में 3 सवाल करके आ जाओगे और आराम से 40% मार्क्स लेके, 40 और 40, 55, 40 और 50 के दरमियान होगा, फेल हो जाओ। हाँ, ये करना है। बोले ऐसा है, क्या करना है? अब देखें, एक काम करता हूँ। आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन बैंक भेजा है, 3, अच्छा नहीं, मैंने ब्रेक के बैकवर्ड वर्किंग का तो क्वेश्चन बैंक शायद आपको भेजा। मैंने एक आपको मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस का क्वेश्चन बैंक भेजना है, और एक आपको मैंने आपको नॉर्मल आपके जो क्वेश्चन है ना, जिसके अंदर मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस ना हो, ये क्वेश्चन बैंक में आपको भेजू। इसमें अच्छे खासे सवाल आते हैं, तकरीबन 10 से 15 साल के। इसको आप 3 से 4 दफा, हर दफा सवाल को आप करें और बड़ी जान मारे मेहनत करें। भेज दूंगा आपको, अब आप उसके लिए रेडी हो। ठीक है, पहले तो मैं ये सवाल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस सवाल में देखिए, बात पता है क्या, एग्जामिनर फिर मैं आपको किस तरह समझाऊंगा, बाज़ औक़ात कुछ बातें ऐसी होती हैं जो, चलो, आपने सवाल कर लिया, मुकम्मल हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, लेट्स डू दिस। देखिए, पहले तो मैं क्वेश्चन डेटा पे आपको लाता हूँ। ये क्वेश्चन डेटा जो है ना, ये इसमें थोड़ा सा इसने आगे पीछे चीजें की हैं। अ, इसने क्या पूछा, क्या है, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फैक्ट्री ओवरहेड्स। बेटा इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे हटाओ, ये फैक्ट्री ओवरहेड निकाल के दिखाओ। लेकिन जब तक आप इसको, मैं कहूंगा कि इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स इनटू एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस। ये क्या कह रहा है? अगर आप गौर से
आईकैप की लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करूं तो बेटा, एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स इनटू एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंस। इसका मतलब ये है, सिर्फ लफ्ज देखें यहाँ, ना फिक्स का वर्ड यूज किया है, ना इसने वेरिएबल ओवरहेड का वर्ड यूज किया, इसने कुछ भी यूज नहीं किया। The examiner is not use any word like this over here. Now, the examiner is not use the word analyze, over applied, fixed overhead or variable. The word is simply overheads. So technically, what you need to interpret is that you need to say that technically the meaning over here is that it's talking about the total overheads. Okay. But when you read further, the wordings say that into expenditure, efficiency and capacity variance. So technically, what I need to do is that I need to look at all the overheads. I need to identify the variable overheads and then split them into the two variants. And as far as the fixed overhead variances are concerned, what I need to do is that I need to split them first into expenditure variance, and the wordings are saying that efficiency and capacity. So I do not no need to work out technically. There are no marks for fixed overhead volume variance. If you do that, you will be doing that for your own convenience. But there are no marks allotted in the marking guide for efficiency and capacity variance. Having said that, कर ले अच्छी बात है, नहीं करे कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, एक तो चीज ही हो गई। अब मैंने क्या करना है, जब इतनी बातें उसने मुझसे पूछी हैं तो एक्सक्यूज मी, जा क्यों नहीं रही। हाँ, अब मैं जब सवाल को ऊपर से पढ़ता हूँ, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ सिल्वर इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून 2017। अब देखिए, अवेलेबल कैपेसिटी में उसने मुझे, यहाँ उसने कुछ भी नहीं बताया, उसने टोटल प्रोडक्शन बताई कि अवेलेबल कैपेसिटी तो ये, लेकिन हमारी बजटेड कैपेसिटी और एक्चुअल उसने खुद ही दे दिया, तो बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने उसने आपको स्ट्रेट अवे बता दिया। अब ये जो फिगर दे रहा है ना, ये टोटल है। अगर आप गौर करें तो उसने 11 मार्क्स से सिर्फ आपको क्या पूछे, ओवरहेड के वेरिएंसेस। लड्डू सवाल है ये, अगर आपसे पूछा है तो, ठीक है। 3.6 million is the budgeted amount for total overheads, because the wording, the heading says that variable and fixed overheads. Okay, wording says that variable and fixed overheads. So technically, this is the amount of total overheads, and the budgeted capacity in terms of units and in terms of labor hours are both. So technically, remember that whenever you are given both units and labor hours, go for either labor hours or machine hours first. That should be your first preference. Then the second choice should be the capacity. Okay. So what we are going to do simply, हम simply काम क्या करेंगे, आप you are, ये आपने क्या कर दिया, ये टोटल ओवरहेड्स दिए, इसको सिंपली अगर 24,000 लेबर आवर्स से आप क्या कर दे, डिवाइड कर, क्या आता है आपके पास, निकालें। जब आप ये काम करेंगे, जब आपने इसको 24,000 से डिवाइड किया, तो आपके पास एक रेट आ गया। ये क्या है, ये है आपका टोटल ओवरहेड का रेट, टोटल ओवरहेड रेट, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ टोटल ओवरहेड का रेट तो निकल आया। फिर एक और बात, व्हेन यू लुक एट द क्वेश्चन डेटा, द बजटेड लेबर आवर्स आर गिवन, and along with the actual data, the question data is telling you that fixed overheads were budgeted at 1.2 million, meaning कि ये आपके पास इतने की जो बजटेड ओवरहेड है, देखिए ये गिवन है। इसमें आपके पास आप आराम से इसके अंदर से क्या निकाल सकते हो, इसके अंदर से आपका OAR फिक्स्ड ओवरहेड का निकल सकता है, OAR फिक्स्ड ओवरहेड का निकल सकता है। कैसे निकलेगा, आप आराम से क्या करो, यहाँ पे 1.2 मिलियन लिखो और उसको किसी से इसी 24,000 आवर्स से डिवाइड कर दो। क्या आ रहा है आपके पास, फिक्स्ड ओवरहेड का रेट आ जाएगा। बेटा क्या आ रहा है बताओ, ये आ जाएगा आपके पास 50, आ गया 50 आया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने 50 को इसमें से माइनस कर दें तो वेरिएबल ओवरहेड का आपके पास रेट आ जाएगा। निकाले कितना आ रहा है, ये जो मिसिंग फिगर्स है ना, जो अभी तो काम करने के लिए वेरिएंसेस के लिए हमें चाहिए, वो निकाल। ये हो गया आपका, दिस विल बी द रेट ऑफ, ये क्या है आपका, ये आपका स्टैंडर्ड रेट है, वेरिएबल ऑफ
वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। समझ में आया? यहाँ तक पहुंच गए? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेटा मैंने आपकी चैट हाँ देख लिया, जबरदस्त, ठीक है। ये कर लिया आपने काम। अच्छा एक आप काम और भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह ना करें तो ये जो आपके पास 3.6 मिलियन है इसमें से आप क्या माइनस कर, ये बजटेड ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड को माइनस कर दें तो वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट आएगी, उसको आप 24,000 से डिवाइड करें तो भी आपके पास ये 100 जो है निकल आएगा। ऐसे भी ये काम इस तरह से पकड़ो इस तरह से पकड़ो, बात बराबर है। दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड। एग्जामिनर ने इस तरह किया है, आप उस तरह से भी जाके वेरिएबल ओवरहेड की का रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो भी आंसर आंसर इज गोइंग टू कम द सेम। अच्छा आगे बढ़ते हैं, और क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास एक तो ये मसला हो गया, हल हो गया, दो के रेट निकाल। जब मैं वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड के रेट मुझे चाहिए होंगे, जब मैं वेरिएंसेस निकालूंगा तो मुझे चाहिए होंगे। व्हाट एल्स इज नॉट गिवन एंड व्हाट आई नीड टू वर्क आउट, वो क्या है देखें। उसने आपको खुद के लिए कि स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कंपनी यूज करती है, and over and under applied factory overheads are charged to profit and loss account एंट्री के बारे में उसने यस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपके पास गिवन नहीं, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखें। फिर एक लाइन उसने बड़े काम की लिखी, अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सीडेड फिक्स्ड ओवरहेड बाय 20,000। तो अब आप क्या करो, अब यहाँ एक वर्किंग करो, आप पहले अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड निकालो। ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे निकलेंगे, बड़ा सिंपल है, आपको याद होगा अप्लाइड यानी एब्सॉर्ब, अमेरिकन टर्म है, इसको बदलो यूके टर्म में। एब्सॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड, एब्सॉर्ब का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड का ये अमेरिकन टर्म है, फिक्स्ड ओवरहेड एब्सॉर्ब की फॉर्मूला क्या होता है? जो भी एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हो उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? हमारे किससे? हमारे OAR से। अच्छा अब रुक जाए, मेरे पास यहाँ पे उसने मुझे एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स होती है लेकिन कभी भी हम ले लेते नहीं। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पहले तो आ जाए यहाँ पे किस पे, ये लेंगे आप 8600 यूनिट्स, इसको आप किससे करें मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड पर यूनिट 24,000 डिवाइड बाय 8,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 24,000 डिवाइडेड बाय 8,000, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको ब्रैकेट्स में, ये निकल आएगा 3। यानी हमारा स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, यू समझ ले हमारा जो, ये समझ ले कि एक यूनिट को बनाने का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 3 घंटे है। तो इसका जो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड आपके निकल आए, यानी ये 8600 यूनिट्स के स्टैंडर्ड आवर्स हो गए मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये तकरीबन आ जाएंगे जितनी भी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएंगे। उससे फिर आप मल्टीप्लाई करें किसको, ये जब आपने कर लिया तो अब आप एक देखिए, जब आप ये कर लेंगे तो अब ये मल्टीप्लाई होगा आपके रेट से, फिक्स्ड ओवरहेड के रेट से, जो कितना था आपका था 50। अब बताएं आपके पास क्या आंसर आया, मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आया आपके पास 129,000। ये हो गया आपका फिक्स्ड ओवरहेड, अप्लाइड कह ले या एब्जॉर्ब कह ले, ठीक है। अच्छा अब जब ये अप्लाइड निकल आया और उसने वेरिएंस का आंसर मुझे दे दिया कि आपके पास ओवर अप्लाइड, ये जो कह रहे हैं ना अप्लाइड एक्सीडेड यानी एब्जॉर्ब्ड एक्सीडेड बाय एक्चुअल बाय 20,000, तो मेरे पास यहाँ ओवर अप्लाइड कितना है, कितना है 20,000। तो टेक्निकली क्या होना चाहिए बेटा, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आपका 20,000 से कम होना चाहिए, तो इसमें से यानी टेक्निकली ये ज्यादा है 20,000, इसमें से ये 20,000 पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो एक्चुअल क्या होना चाहिए, 20,000, तो वो क्या होगा, दैट्स इट। ये निकल आया क्या, यही मुझे चाहिए था, जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ था, मुझे यही चाहिए था, आई वॉज लुकिंग फॉर दिस। ये मेरे पास एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड आ गया, मेरी जिंदगी आसान हो गई। अगला काम मैंने क्या करना है, मैंने अब आना है, मुझे एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड की अमाउंट चाहिए, उसने मुझे एक्चुअल टोटल ओवरहेड्स दे दिए, वो कितने हैं, वो है आपके पास 39,000,000, उसमें से यही फिगर एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड की एज इट इज मुझे क्या करनी है, आई नीड टू डिडक्ट।
तो मैं सिंपली यहाँ से क्या कर दूंगा, माइनस करवा दूंगा। अब मुझे बताओ मेरे बच्चों कि मेरे पास मेरा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड का टोटल क्या है। जी बेटा। जी, हाउ मच इज द अमाउंट, यस प्लीज बताओ। एग्जैक्टली exactly. ये आ गया आपके पास। जब आपने इसमें से माइनस किया, ये आ रहा है आपका 2630,000, ये निकल आया। अब आपकी जिंदगी आसान हो गई। अब आपने सारे अपने वेरिएंसेस नॉर्मल मैनर में जिस तरह से आप निकालते हैं, सिर्फ ओवरहेड्स के, फिक्स्ड ओवरहेड के दो, और सॉरी वेरिएबल ओवरहेड्स के, फिक्स्ड ओवरहेड्स के जितने वेरिएंसेस आप निकाल सकते हैं निकाल। वॉल्यूम मेरे एक्सक्यूज मी, वॉल्यूम वेरिएंस बेटा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट्स आपको उसने एफिशिएंसी और कैपेसिटी आपसे मांगे। अच्छा, फिर एक और बात, एक और चीज है, इसमें आपको अंडर अप्लाइड और ओवरहेड अप्लाइड ओवरहेड्स की वर्डिंग गई है, तो वो आप ऑलरेडी एक वर्किंग कर चुके हो। तो देखिए मैं अब आपको इसका ऑफिशियल सॉल्यूशन दिखाता हूँ, इसने इस तरह से वर्किंग की है। ये आपका वेरिएबल और एक्सपेंडिचर। अब मैं ऑफिशियल एग्जामिनर का स्टाइल बता, उसने आपको वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल के दिखाया, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस निकाल के दिखाया, फिर फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर निकाल रहा है, एफिशिएंसी निकाल रहा है, कैपेसिटी निकाल रहा है। देखिए उसने भी वॉल्यूम वेरिएंस, एग्जामिनर ने नहीं। क्यों? कि उसने मांगा नहीं। ठीक है ना। अच्छा, फिर ये एक्स्ट्रा वर्किंग्स है जो मैंने अभी आपको रेट्स की दिखाई, ये हो गई। अच्छा, अब आते हैं मेरी वर्किंग पे। देखिए मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, सबसे पहले मैंने रेट निकाला, फिर मैंने ओवर अप्लाइड ओवरहेड की, इस तरह से एक्चुअल ओवरहेड की वर्किंग की, फिर उसी तरह से मैंने क्या किया, मेरा एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड निकाला। अब मैं जाता हूँ वेरिएंसेस, नजर आ रहा है वेरिएंसेस कैलकुलेशन। सबसे पहले एक्सपेंडिचर वेरिएंस, आपने फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले बेटा अपना फॉर्मूले की लाइन लिखो। फिर आपने क्या कर लिया, इस तरह से ये मैंने इसको खोल दिया, तो इस तरह से वर्किंग बनी हुई है। अच्छा, अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आपकी नॉर्मल मैनर में उस तरह से भी वर्किंग हो जाएगी, इस तरह से भी कर लो। अच्छा, ये आपके पास एक्चुअल ओवरहेड निकला हुआ है, और स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट का कुछ इशू होगा तो इस तरह से आपने वर्किंग, आपका फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इस तरह से निकल आएगा। रेट्स आपके पास गिवन है, एक्चुअल आवर्स ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये आपका वेरिएबल और एफिशिएंसी वेरिएंस है, ये इस तरह से आप निकाल लें, इस तरह से भी निकल आएगा। जी, किसी को कोई मसला बताएं, बताएं, एनी इशू? ठीक है। अच्छा, ये है किसका, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, इस तरह से निकला है। वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस इस तरह से हो गया, और फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस इस तरह से हो गया। बेटा अगर इसकी पिक्चर्स लेनी हो तो पिक्चर ले लो, आंसर ग्रुप पे नहीं डालना, लेकिन अपने पर ये पिक्चर्स ले लो जी। पिक्चर्स लेनी है तो ले सकते हो जी, ग्रुप पे नहीं डालना। इसकी भी पिक्चर ले लो, और इसकी भी पिक्चर ले लो। ठीक है, ओके, चले ग्रेट। ये आपका एक सवाल हो गया। क्या बाकी लोग कहाँ चले गए? क्या लोगों की लाइटें चली जाती है क्या? जी, सिर्फ दो स्टूडेंट्स रह गए। स्टार्ट किया था इतने सारे थे, छह थे, बाकी दो रह गए, ये क्या इशू है, स्टूडेंट्स चले क्यों जाते हैं? हम्म, नो आइडिया। क्या हाजिरी लगाने के लिए आते हैं? कि कितने तो स्टूडेंट्स हाजिरी लगा के चले गए कि हाँ प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, फिर क्या है? तो अब तो मैंने ये सोचा है कि जो इस तरह प्रेजेंट हो गए गायब करेगा ना, मैं लिखूंगा यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर नॉट प्रेजेंट, यू आर नॉट प्रेजेंट, यू लेफ्ट, यू लेफ्ट। और मैं अभी जो आखिरी में लोग रहे ना, मैं उनका कह देता हूँ कि हकीकत में यही प्रेजेंट है। मैं ग्रुप पे लिखूंगा ना, तो हमारे हारिस भाई जो है ना, वो उन्होंने जो गायब हुए ना, उनकी तो वो तो पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, ये काम करने की देर है बस, देखो क्या होता है। एनीवेज, चले, तो ये भी ठीक है, करना चाहिए, क्योंकि जो बेचारा आया हुआ है वो उसको लगे यार ये मेरे साथ क्या नाइंसाफी, मैं भी जाके फिर रिकॉर्डिंग देखूं। अच्छा, एक तो ये बात, आपको मैंने ये करवाया,
अब एक सवाल रहता है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि बड़ा अमेजिंग सवाल। असल मसला पता है क्या? कर दिल तो चाहता है कि सारे वेरिएंसेस के सवाल आपके साथ क्लास में करूं, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम कम। तो इस वजह से जो ना बच्चों में इस तरह से करता हूँ कि कोशिश ये करता हूँ कि आपको जितने तरह के जितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ जाए ताकि आप इस काबिल बन जाओ। हाँ, एक चीज रह गई, इस सवाल के अंदर एंट्री रह गई, एंट्री की बात करते हैं। देखिए, एंट्री की बात करें। देखिए, एंट्री की बात करते हैं। देखिए, एंट्री के बारे में आपने जब ये सब कर लिया तो आपको कह रहा है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स। सही है। देखिए, अगर मैं एंट्री की आपसे बात करूं तो ओवरहेड्स की एंट्रीज जो है ना, बड़ी सिंपल है। पहले अप्लाइड या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की एक एंट्री बनती है, वो एंट्री आनी चाहिए। ये तो एक ही कर रहा है टेक्निकली, लेकिन होनी चाहिए दो या तीन। पहले तो आपके पास ओवरहेड को आप जैसी बातें रिकॉग्नाइज करेंगे, तो याद रख लें कि ओवरहेड सबसे पहले जाता है आपका कहाँ पे? वर्क इन प्रोग्रेस। यानी आपके पास जो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट होता है कंपनी का, देखिए सारी कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस में जाती है। एक जहन में बिठा, चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, चाहे फैक्ट्री ओवरहेड हो। मटेरियल पहले आएगा। इसका प्रोसीजर क्या है? ये एक काम करते हैं, मैं अगली जो भी मेरी क्लास होगी ना उसमें सबसे पहले तो मैं आपको एक मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का एक पूरा एक सवाल कराऊंगा, ताकि जिससे आपको एंट्रीज का, वो क्लास हमारी हम रखेंगे एंट्रीज पे। अभी तक हमने एंट्रीज डिस्कस नहीं। अच्छा, उस एक सवाल से आपकी काफी चैप्टर्स की एंट्रीज आपकी कवर हो जाएगी, जिसमें आपको ओवरहेड्स की एंट्रीज भी आ जाएगी, आपकी लेबर की एंट्रीज भी आ जाएगी, बेसिक एंट्रीज बिल्कुल बुनियादी, जिसमें ओवरहेड का कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो जब ओवरहेड की एंट्रीज आप कवर कर लोगे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर भी अभी इसने क्या किया है, देखिए पहले ओवरहेड की एक एंट्री आती है जो जाती है वर्क इन प्रोग्रेस में। यानी ओवरहेड पहले रिकॉर्ड होता है, आपने ओवरहेड को रिकॉर्ड किया। वो ट्रांसफर होता है वर्क इन प्रोग्रेस में। अच्छा, रिकॉर्ड होता है, ये एक्चुअल होता है। ट्रांसफर होता है, ये एब्जॉर्ब होता है। बात समझ में आया? रिकॉर्ड होता है एक्चुअल, ट्रांसफर होता है एब्जॉर्ब। डिफरेंस आ गया भाई। या तो जो डिफरेंस है, आपने जो एब्जॉर्ब किया है या वो ज्यादा है, तो ओवर एब्जॉर्ब हो गया, उसको रिवर्स किया जाता है। अगर आपने एब्जॉर्ब, यानी आपकी जो ट्रांसफर हुआ एब्जॉर्ब ये कम है और एक्चुअल ज्यादा है, तो ये अंडर एब्जॉर्ब की सिचुएशन है। तो फिर वर्क इन, आप इस डिफरेंस को, अच्छा देखिए, लेट्स से एक्चुअल ओवरहेड्स 1 लाख, हमेशा ओवरहेड जो ट्रांसफर होगा वर्क इन प्रोग्रेस में वो एब्जॉर्ब ही, उसकी एब्जॉर्ब अमाउंट। मतलब इसको यूं समझ लें, मैं अगर आपको इसको एंट्रीज इसकी स्केलेटन बना के दिखाता हूँ ऐसी फर्जी फिगर्स के साथ, तो आपको इस तरह समझ में आएगा। देखिए, फर्ज करें, लेट्स से our overheads, our actual overheads are, let's say 120,000। ठीक है, our applied overheads या कह रहे absorbed overheads are, फर्स्ट कर ले। अब दो सिचुएशन है, ये पहली, ये फर्स्ट केस कह ले, सेकंड केस कह ले। आसान तरीके, ये पहला, ये दूसरा केस। तो अब इस सूरत में क्या होगा? पहले केस के अंदर क्या है? हियर हमारे पास क्या है? हमारी अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड ओवरहेड कितना है? अंडर अप्लाइड ओवरहेड है 20,000। यहाँ क्या है आपके पास पता है? यहाँ पे आपके पास हियर ओवर अप्लाइड या ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड है कितना? 5,000।
समझ में आया? इतनी बात समझ। अच्छा, ये है आपका फर्स्ट केस कह लें, ये है हमारा सेकंड केस कह लें, ठीक है। अच्छा, अब दोनों की ट्रीटमेंट क्या है देखें। पहले तो एक्चुअल ओवरहेड की जो हमेशा एंट्री आपने बनानी है बच्चों, वो आपने क्या बनानी है सबसे पहले। अच्छा, ये सारी कंट्रोल अकाउंट्स में होती है एंट्रीज हमारी, हम कोई इंडिविजुअल सब्सिडरी अकाउंट्स यूज नहीं करते। एंट्रीज हमेशा कैफ 3 में आप सारी एंट्रीज जो करेंगे नॉर्मल मैनर में, वो कंट्रोल अकाउंट्स में होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, यहाँ ओवर एक और खास बात है, आपको ये वेरिएशन पूरे आई कैप के सिलेबस में नजर आए। वो वेरिएशन क्या है, ओवरहेड्स की नॉर्मली एक ट्रीटमेंट की वेरिएशन, या तो हम ओवरहेड्स का एक ही अकाउंट रखेंगे या दो अकाउंट रखेंगे। ज्यादातर आसान ट्रीटमेंट एक अकाउंट की, सिंगल अकाउंट की, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपको आई कैप का दो अकाउंट भी दिखा सकता है, ठीक है। अभी भी सिंगल अकाउंट की बात, जब ओवरहेड का आपके पास एक ही अकाउंट, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स का या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के साथ में एक ही अकाउंट। अच्छा, तो इसमें क्या है, पहली एंट्री तो आपकी होती है ओवरहेड्स की रिकॉर्डिंग की। अच्छा, ये एक्चुअल ओवरहेड को रिकॉर्ड करता है। ये क्या है, आपने कहा प्रोडक्शन ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट, अकाउंट डेबिट, या आपने डेबिट कर दिया, या आपने डेबिट कर दिया। अच्छा, ये आपकी हमेशा याद रखना बच्चों की ये जो एंट्री होती है। अच्छा हाँ, ये जो मैंने प्रोडक्शन लिखा है, इसको कभी कभी आई कैप क्या कह सकता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कह सकता है, ठीक है। इसका एक आधा इसको, अच्छा इसको प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को के बजाय मैं फैक्ट्री ओवरहेड भी कह सकता हूँ, तीसरा नाम भी आ गया। तो ये आपके पास कौन सी फिगर है, ये हो गई आपकी 1 लाख। अच्छा, इसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, आप कैश बैंक, एक्चुअली पेमेंट हो रही है, तो आपने क्या कर दिया, कैश बैंक जो भी है आप कर दो। ये आपकी हो गई किसकी, एंट्री फॉर एक्चुअल, ये एक्चुअल डेटा, ये जो कैश बुक से या कैश सिस्टम से जो आउटफ्लो हो रहा है उसकी एक सिंगल एंट्री है, आपने सबको रिकॉर्ड कर। अच्छा, दूसरी एंट्री बेटा क्या बनती है ओवरहेड्स की, वो क्या होती है, वो होती है अप्लाइड या एब्जॉर्ब की। और किसमें याद रख, ये हुआ क्या, पहले गौर से देखें देखिए क्या हो रहा है। लेट्स से मेरा ये टी है, मैं यहाँ टी अकाउंट बनाता हूँ किसका, सिर्फ ओवरहेड्स का। लेट्स से ये मेरा टी अकाउंट है, ठीक है, ये मेरा टी अकाउंट, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने कहा ये मेरा क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, ये सिंगल अकाउंट से मैं यूज कर रहा हूं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। नॉर्मली इसका एक दूसरा भी वेरिएंट होता है जिसमें अप्लाइड का अकाउंट अलग बनता है और एक्चुअल ओवरहेड्स का अकाउंट अलग बनता है, लेकिन अभी मैं चीजों को सिंपल रख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आपने जैसे ही एंट्री बनाई पहली, और आप पहली को पोस्ट करोगे बेटा, इसको पोस्ट करोगे ना, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये आके आ जाएगा डेबिट साइड, ये आ गई आपकी डेबिट साइड। और यहाँ आप इसका कॉरेस्पॉन्डिंग नाम दे देते हो, आप कहते हो कैश या, और कितना, 1 लाख, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसकी पोस्टिंग हो गई, ये है किसकी रिकॉर्डिंग, एक्चुअल ओवरहेड की अमाउंट की रिकॉर्डिंग, ठीक हो गया। अच्छा, आ गया। ये अब सेकंड बनानी है, ये किसकी होती है, ये हमेशा अप्लाइड की एंट्री आप, या एब्जॉर्ब, ब्रिटिशर्स एब्जॉर्ब कहते हैं, अमेरिकन अप्लाइड कहते हैं। इसकी क्या एंट्री होती है, हमेशा जब अप्लाइड की फिगर में ओवरहेड के अकाउंट से ट्रांसफर होता है किसको, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। अमेरिकन वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, यूके के लोग वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। अच्छा, यहाँ लेट से मैं पहला केस लेता हूँ, मैं पहला केस ले लेता हूँ। मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे अप्लाइड 1 लाख है। अब ये इसके रेट वेट की कैलकुलेशन से और ये फिगर कैसे निकलती है मैं उस बहस में नहीं जा रहा, ठीक है।
टेक्निकली तो ये कैसे निकलती है, एक्चुअल एक्टिविटी लोड लेवल मल्टीप्लाइड बाय OAR, तो ये आता है आपके पास फिगर। ठीक है, अच्छा। ये इसकी एंट्री के लिए आप क्या करोगे, इसको डेबिट कर दोगे 1 लाख। और अब इसके अंदर क्या करोगे, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका क्रेडिट। अब गौर से देखिएगा होगा क्या, जब मैं इसको पोस्ट करूंगा ना तो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट एंट्री है प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, ये देखें यहाँ पे। तो मैं इसके लिए अब मैंने इसका काउंटर अकाउंट यहाँ लिख दिया, ये किसको गई है ये, ठीक है, और यहाँ लिखा। अब रुक जाओ, अकाउंट ही आपको बताएगा कि ये अंडर एब्जॉर्ब है या अंडर अप्लाइड है या ओवर अप्लाइड। एक्चुअल 1,20,000 गया ट्रांसफर, इस अकाउंट से कितना गया, सिर्फ 1 लाख। तो ये अकाउंट बराबर नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे इसको बराबर करना, डिफरेंस कितना है 20,000। तो अब मैं क्या करूंगा, अब रुक जाओ, देखिए हुआ क्या, जब मैंने ये जो ट्रांसफर किया है ना, ये इसके लिए मैं वर्क इन प्रोग्रेस का अगर यहाँ पे अकाउंट बना दूं तो वहां डेबिट है 1 लाख। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस में एंट्री मटेरियल की भी आती है, लेबर की भी आती है और ओवरहेड की भी आती है, और वहां से ट्रांसफर होती है फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स से ट्रांसफर होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स या इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ मैंने ओवरहेड कम रिकॉर्ड किया है, जो ट्रांसफर गया है ओवरहेड को, मतलब अगर मैं यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाऊं तो उसको कितनी डेबिट हुई, सिर्फ 1 लाख। मैंने ओवरहेड को अंडरस्टेट कर दिया, ट्रांसफर इनफैक्ट मैंने कम किया है, ट्रांसफर मैंने क्या किया है बच्चों, कम किया है। तो उस वजह से मेरा कॉस्ट मैंने अंडर स्टेट किए, तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया, ओवर स्टेट। तो मुझे इसको सीधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ एक और एंट्री, मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ एक और एंट्री बनाऊंगा बच्चों, यहाँ कहूंगा कि मुझे यहाँ एक क्रेडिट साइड पे लिख रहा हूँ, मैं कहूंगा यहाँ मैं कहूंगा इनकम स्टेट लिखूंगा, अरे काउंटर अकाउंट है। चले पहले एंट्री बनाता हूँ फिर पोस्ट करता हूँ ताकि क्लियरिटी आ जाए। मुझे यहाँ एक तीसरी एंट्री बनानी है, और वो एंट्री में मैं प्रॉफिट एंड लॉस कह लूं या इनकम स्टेटमेंट कह लूं या कॉस्ट ऑफ सेल कह लूं, सवाल आपको खुद बताएगा। देखिए सवाल में आपको कह रहा है कि आप क्या कर दोगे, ओवर एंड अंडर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो बॉस बोल रहा है ना प्रॉफिट एंड लॉस यूज अकाउंट करो, तो चुपचाप कर लेना बस, वरना अगर वो कुछ नहीं कहता तो फिर आपकी मर्जी है, आप इनकम स्टेटमेंट लिख लो, आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लो, या कोई और नाम ले रहा है तो कुछ और कर लो, वो फिर आपका आपका डिस्क्रिप्शन है। लेकिन यहाँ अगर उसने खुद कोई वर्ड्स मेंशन करती तो फिर आपको वही वर्ड्स यूज करने हैं जो बॉस कह रहा है। तो आपने कहा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ये कह दिया। ये क्यों डेबिट किया, क्योंकि अब आपको ये 20,000 जो डिफरेंस है ये वहां बढ़ाना है, कॉस्ट बढ़ानी है, और वो क्या हो जाएगी, डायरेक्टली आपकी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, आपने कहा 20,000 डेबिट, और अब क्या करोगे, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, जो भी सवाल में टर्म यूज हुई है ये कहा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गई, 3 एंट्रीज हकीकत में बनी, ठीक है। आपने कहा ये 20,000। अच्छा, अब मैंने अब यहाँ क्या करना है, अब मैंने यहाँ काउंटर एंट्री लिखनी है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हालांकि ये जा कहाँ रही है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट इसका काउंटर अकाउंट है, तो वो काउंटर अकाउंट लिख दिया मैंने। और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का तीसरा अकाउंट क्रिएट करता तो उसमें ये एंट्री उसकी डेबिट साइड पे आती। लेकिन अभी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किसका अकाउंट बनाया, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, दोनों तरफ से क्या हो गया बेटा, बताओ, बराबर हो गया, कोई इशू तो नहीं है, समझ में आया, इज दिस क्लियर। अच्छा, ये तो मैंने आपको क्या करवाया, ये मैंने आपको एंट्री की टेक्निक बता दी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 3 एंट्रीज बनाई, तो आप क्या कर सकते हो, ये पहली एंट्री,
ये दूसरी एंट्री, ये तीसरी। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज क्वाइट सिंपल, बड़ा सिंपल है। आप क्या करो आप भी ये तीन एंट्रीज बना लो। एग्जामिनर ने सिर्फ एक एंट्री, एग्जामिनर ने क्या किया बेटा, सिर्फ एक एंट्री बनाई, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ उसने क्या किया। यहाँ जाए, उसने पहले तो ओवरहेड अप्लाइड की एक एंट्री बनाई, मैं डायरेक्टली आपको दिखाता हूँ। उसने क्या कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट किया, ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट किया। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की फिगर कौन सी बताएं, एक्चुअल। ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट की, एक्चुअल की, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस और पीएनएल अकाउंट को उसने क्या कर दिया, डिफरेंस दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी फिगर है बताओ, ये अप्लाइड है आपकी, ये आपका अंडर अब्सॉर्ब पीएनएल अकाउंट का डिफरेंस 30,000, और ये आपकी फिगर है, ठीक है। ये आ गया आपका अकाउंट, ठीक है। अच्छा, मुझे लग रहा है कि ये मजीद इस पे मुझे बात करनी पड़ेगी, इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। मैं आपको एक और सवाल आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे, या देना चाह रहा हूँ आपको, वो है आपका डीजी लिमिट। इसको आप जरूर देखिएगा और मैं और भी आपको क्वेश्चंस भेज देता हूँ मैंने जो आपसे क्वेश्चन करवाना है, ये देखो, मैं आपको दिखाना जो चाह रहा हूँ, कौन सा एसीसीए वाला क्वेश्चन आप सेंड करेंगे, कौन सा, मिस नायाब आप कौन सी बात करिए, एसीसीए वाला क्वेश्चन आप सेंड करेंगे। एक मिनट, मैं जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ आपको, ये बहुत अच्छा सवाल है, डीजी लिमिट, लेकिन इसमें मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस साथ है, ठीक है। ये है सवाल आपका, ये मेरी मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस की फाइल है, ठीक है। ये जो सवाल है ना, ये सवाल आपका है मार्च 2019 का, बड़ा टेढ़ा सवाल है। और मैं कहूंगा कि अगर आप ये कर लेते हो ना, तो काफी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी आपको। मिक्स एंड यील्ड वेरिएंसेस बेसिक वेरिएंसेस के साथ कैलकुलेट करना आपको आ जाएगा। फिर आपको कह रहा है लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंस ओवर अंडर अप्लाइड प्रोडक्ट्स एंड एनालाइज इनटू वेरिएबल ओवर एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवर एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम वेरिएंस। इसने उससे आपको एफिशिएंसी कैपेसिटी में ब्रेक करने का उसने आपको रिक्वायरमेंट नहीं दी, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन उसने ये रिक्वायरमेंट नहीं दी। तो मैं सबसे पहले तो एज अ होमवर्क ये आपको दे रहा हूँ, मैं इसको स्क्रीनशॉट आपका दे देता हूँ आपको ग्रुप पे, ठीक है। Excuse me। ये है आपका मार्च 2015, ठीक है। और एक मिनट, मिल गया बेटा सवाल बताएं, गॉट इट, मैंने ग्रुप पे भेजा है। अभी करना चाहते हैं, होमवर्क चाह रहे हैं जी, बताएं क्या मूड है, बताएं, करना चाह रहे हैं, होमवर्क चाह रहे हैं। चले, मैं फिर आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अच्छा, फिर मैं और क्वेश्चंस भी आज कोशिश करके आपको और भेज दूंगा, दो फाइलें भेजूंगा, एक मिक्सड यील्ड वेरिएंस की और एक आपकी बेसिक वेरिएंस की इंशाल्लाह, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं अब देखें, मुझे जो है ना, अनफॉर्चुनेटली मेरी जो
स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की लास्ट क्लास होगी, वो आने वाली ट्यूसडे की क्लास होगी। इसके बाद मुझे आपको फिर प्रोसेस कॉस्टिंग पे लेके जाना है और फिर वहां से जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग स्टार्ट करनी है। टाइम मेरे पास कम है तो मुझे अनफॉर्चुनेटली आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। आपको मैं एक फाइल भेजूंगा ताकि आपके पास जो भी टाइम है ना, इसमें फिर आप बाकी के सवाल आप खुद कर लें। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। प्लीज लीव कर दें।